बीएससी पार्ट थर्ड में आज हम स्वपरागण और परपरागण का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम इससे पूर्व में क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन का अध्ययन कर चुके हैं। आज इनमें कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन में CL परिहार से आचार्य, बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडरा। जैसे कि हम सबसे पहले आते हैं सेल्फ पोलिनेशन पे। इस प्रक्रिया में एक पुष्प के परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र यानी ऑटोगोमी या उसी पौधे पर उत्पन्न अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र अर्थात गिटेनोगेमी या स्वजात युग्मन के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले अर्थात सेल्फ पोलिनेशन में भाग लेने वाले पुष्पों के एंथर्स एवं वर्तिकाग्र के परिपक्व होने का समय एक ही होता है, अर्थात एंथर्स और स्टिग्मा एक ही समय मैच्योर होते हैं जिस समय उनमें पोलिनेशन हो सके। तीसरा है बंद पुष्पीय अवस्था अर्थात क्लिस्टोगेमी में स्वपरागण की प्रक्रिया ही संभव हो पाती है। स्वपरागण के लिए बाहरी साधनों या माध्यमों की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत नहीं होती है। यह एक इकोनॉमिकली या मितव्ययी विधि है। नेक्स्ट, इस प्रक्रिया के द्वारा लक्षणों की शुद्धता अर्थात प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर्स बनी रहती है सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा, एवं स्वपरागण के द्वारा व्यर्थ या हानिकारक गुणों को संतति पौधों से हटाना संभव नहीं है। अर्थात सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा व्यर्थ या जो हानिकारक जो कैरेक्टर्स हैं उनको पौधों से हटाना संभव नहीं है। अब एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन अर्थात स्वपरागण के क्या लाभ हैं। स्वपरागण के लाभ, पहला जो लाभ है, इस प्रक्रिया के द्वारा लक्षणों की शुद्धता को आगामी पीढ़ियों में बनाया रखा जा सकता है क्योंकि इससे प्राप्त पौधे होमोजाइगस होते हैं। इससे प्राप्त जो प्लांट्स होते हैं या पौधे होते हैं वो होमोजाइगस होते हैं, अतः लक्षणों की शुद्धता को आगामी पीढ़ियों तक बनाया जा सकता है। दूसरा है पौधे के उपयोगी लक्षणों को असीमित काल के लिए प्रिजर्व या संरक्षित किया जा सकता है, अर्थात जो उपयोगी लक्षण हैं उनको अनलिमिटेड पीरियड के लिए कंजर्व या प्रिजर्व या संरक्षित किया जा सकता है। इसमें परागण की सफलता निश्चित होती है। सेल्फ पोलिनेशन में देखा गया है कि जो पोलिनेशन होगा उसकी सफलता निश्चित होती है। और नेक्स्ट है पोलिनेशन के अंतर्गत यहाँ पर परागकणों को अधिक बर्बादी नहीं होती है, अर्थात सेल्फ पोलिनेशन में परागकणों की अधिक बर्बादी नहीं होती है, अतः एक मितव्ययी विधि अर्थात पोलन ग्रेन्स का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे सेल्फ पोलिनेशन में लाभ है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ हानियाँ भी हैं। जो पहली हानि है, इस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित जो भी बीज है अच्छा नहीं समझा जाता एवं इससे अंकुरित पौधा भी दुर्लभ होता है। ऐसा माना जाता है कि जो सेल्फ पोलिनेशन से जो प्रोजेनी उत्पन्न होगी, जो सीड उत्पन्न होगा, वह उसको अच्छा नहीं माना जाता और तथा अगर हम उसको जर्मिनेट करेंगे तो वह पौधा दुर्लभ होता है। दूसरा, पौधों में जीवन क्षमता या वाइबिलिटी का निरंतर ह्रास होता है। ऐसा देखा गया कि सेल्फ पोलिनेशन में लगातार जीवन क्षमता या वाइबिलिटी का ह्रास होता जाता है। पौधे की उत्पादन क्षमता आगामी पीढ़ियों में क्रमशः घटती जाती है। अकॉर्डिंग टू सेल्फ पोलिनेशन के द्वारा जो भी प्रोजेनी या संतति जो बनती जा रही है तो आगामी पीढ़ियों में जो उत्पादन क्षमता है वो क्रमशः घटती जाती है। इसके द्वारा पौधों की नई किस्मों या प्रजातियों का उद्भव नहीं होता, अर्थात सेल्फ पोलिनेशन से न्यू स्पीसीज या न्यू रेस का उत्पादन या उद्भव संभव नहीं होता। नेक्स्ट, हानिकारक लक्षणों की संतति पौधों से हटाना संभव नहीं है। अगर सेल्फ पोलिनेशन में करते हैं तो यहाँ पर अगर कोई जो हार्मफुल कैरेक्टर्स हैं उनको हम प्रोजेनी से नहीं हटा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्रॉस पोलिनेशन पर, यानी कि परपरागण पर। क्रॉस पोलिनेशन परपरागण, जैसा कि यह परागणों का स्थानांतरण उसी प्रजाति के अन्य पौधों के वर्तिकाग्र में होता है, अर्थात ये एलोगोमी और जीनोगेमी दो प्रकार से हो सकता है। एलोगोमी को जैसे मुख्यतः क्रॉस पोलिनेशन को एलोगोमी भी कहते हैं और जीनोगेमी होता है जब परपरागण एक ही प्रजाति के दो सदस्यों की पुष्पों के मध्य हो और जो दो भिन्न जो प्रजातियों के मध्य अगर
पोलिनेशन होता है तो वो हाइब्रिडिज्म कहलाता है। इस प्रकार से सामान्यतः यहाँ पर परागकोश और वर्तिकाग्र का अलग अलग समय पर परिपक्व या मैच्योर होते हैं। अर्थात क्रॉस पोलिनेशन में स्टिग्मा और एंथर का जो मैच्योरेशन का टाइम है, परिपक्व का टाइम है, वो अलग अलग होता है। क्रॉस पोलिनेशन के लिए पुष्प का खुला होना अनिवार्य है, अर्थात परपरागण के लिए पुष्प का खुला होना अनिवार्य है। परपरागण के लिए या क्रॉस पोलिनेशन के लिए बायोटिक व अबायोटिक अर्थात जैविक व अजैविक बाहरी माध्यम या साधन या एजेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट में इसमें पौधों की असंख्य परागणों को अतिरिक्त कुछ अन्य साधनों जैसे रंग, गंध एवं मकरंद इत्यादि का उत्पादन करना होता है। अतः यह इकोनॉमिकली के विपरीत है। नंबर 6, इस प्रक्रिया के द्वारा संकर और विषम युग्मजी हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस संतति उत्पन्न होती है, अतः लक्षणों की शुद्धता प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर जो क्रॉस पोलिनेशन में देखा गया है कि इस प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि दो डिफरेंट टाइप के होंगे, यानी वो जो स्टिग्मा है अलग होगी और जो एंथर होंगे अलग फ्लोर से आए हुए होंगे, तो ऐसी स्थिति में हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस संतति प्राप्त होती। अतः हम प्यूरिटी ऑफ लक्षणों की शुद्धता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, इसके द्वारा अनुपयोगी लक्षणों को आगामी संतति पीढ़ियों से हटाया जा सकता है। क्रॉस पोलिनेशन के अंतर्गत जो भी अनुपयोगी कैरेक्टर्स हैं उनको हम आगामी जनरेशन से हटाए जा सकते हैं। अब है एडवांटेज ऑफ क्रॉस पोलिनेशन अर्थात पर परागण के लाभ। पर परागण को अंतिम परिणति ये माना जाता है कि पर परागण की अंतिम परिणति पर निषेचन अर्थात क्रॉस फर्टिलाइजर्स के रूप में होती है। अतः इसके परिणाम स्वरूप नवीन संयोजन एवं पुनर्योजन अर्थात रिकॉम्बिनेशन विकसित हो सकते हैं, जिससे आगामी पीढ़ियों में विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। इनमें से कुछ विभिन्नताएं उपयोगी भी सिद्ध हो सकती है। ये उपयोगी विभिन्नताएं पौधों को अस्तित्व के संघर्ष अर्थात स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में सहायता प्रदान करते हैं। तो क्रॉस पोलिनेशन ये माना गया कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अर्थात आगामी वातावरणों में लिए विभिन्नताएं पौधे को अस्तित्व के लिए संघर्ष में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट है विभिन्नताएं एवं पुनर्संयोजनों द्वारा पौधों की नवीन एवं उन्नत किस्में या प्रजातियां भी विकसित हो सकती है। अर्थात अगर वेरिएशन होंगे और रिकॉम्बिनेशंस होंगे तो ऐसा माना जाता है कि उससे भी हमें उन्नत किस्में या प्रजाति अर्थात अधिक विकसित वैरायटीज़ भी विकसित हो सकती है। नेक्स्ट है परागणों पर परागण के परिणाम स्वरूप निर्मित संतति पीढ़ियों में रोग प्रतिरोधक डिजीज रेजिस्टेंट अधिक होती है। अर्थात जो क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा जो प्रजातियां उत्पन्न होती हैं निर्मित, उनमें संतति पीढ़ियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है पर परागण द्वारा संतति पीढ़ियों का जीवन वायबिलिटी अधिक होती है। ये पौधे की अपेक्षाकृत स्वस्थ, सबल एवं उत्तम गुणवत्ता एवं अधिक उत्पादन देने वाले होते हैं। अर्थात क्रॉस पोलिनेशन के अंतर्गत ये देखा गया कि जो पौधे हैं उनमें जो लाइफ की वाइबिलिटी है, जीवन क्षमता है, वो अधिक होती है। ये पौधे अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ हैं, सबल हैं, उत्तम गुणवत्ता वाले हैं और अधिक प्रोडक्शन देने वाले होते हैं। इस विधि की सहायता से व्यर्थ या हानिकारक लक्षणों को आगामी पीढ़ियों में हटाया जा सकता है। अर्थात क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा जो भी व्यर्थ है या हानिकारक कैरेक्टर्स है जो यूजफुल नहीं है हमारे लिए, उनको हम नेक्स्ट जनरेशन से हटा सकते हैं। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप पौधों में प्राप्त बीजों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब है डिसएडवांटेज ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन अर्थात पर परागण की हानि। जैसे ही कुछ लाभ होते हैं तो हर एक चीज़ का कुछ हानि भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो जो क्रॉस पोलिनेशन है उसके पर परागण की कुछ प्रमुख हानियां हैं, वो निम्न प्रकार से। प्रथम है, यह एक अत्यंत अपव्ययी प्रक्रिया हाईली वेस्टफुल मेथड है जिसके लिए पुष्पों को असंख्य परागणों का निर्माण करना पड़ता है एवं इनमें से अनेक परागण दूसरे पुष्पों की वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते, अभिगमन के दौरान मार्ग में ही नष्ट हो जाते हैं, अतः पौधों के लिए अनुपयोगी सिद्ध होते हैं। जैसे हम देखते हैं अगर एयर के द्वारा जो पोलिनेशन होता है उसमें जो पोलर ग्रेन्स की संख्या असंख्य होती है और वो बिल्कुल छोटे स्मॉल साइज के होते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर
बहुत सारे परागणों की आवश्यकता पड़ती है। इनमें से कई जो असंख्य परागण हैं वो रास्ते में ही भटक जाते हैं और वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाते, या वे अभिगमन के दौरान मार्ग में नष्ट हो जाते हैं। अतः यह जो मेथड है ये पौधों के लिए अनुपयोगी सिद्ध होते हैं। दूसरा, यह परागण के लिए एक सुनिश्चित विधि नहीं है, श्योर मेथड नहीं है। इसमें संभावना कारक या चांस फैक्टर सदैव मौजूद रहता है। पर परागण में सक्रिय विभिन्न माध्यमों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों का आकर्षक रंग, गंध एवं मकरंद जैसे डिवाइसेस का प्रयोग होता है। सब परागण की स्थिति में इसकी कोई जरूरत नहीं होती, अर्थात जो डिफरेंट प्रकार के जैसे फ्लोवर, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इनमें विभिन्न प्रकार के जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, इनमें पुष्पों में आकर्षण, इनमें रंग या गंध और नेक्टर्स, मकरंद जैसे डिवाइसेस की प्रयोग होता है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, पर परागण की में सक्रिय विभिन्न माध्यमों को आकर्षित करने के लिए इनका उपयोग करना पड़ता है। साथ ही साथ पर परागण के द्वारा किसी पादप किस्म के उपयोगी एवं लाभदायक गुणों को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। अतः आने वाली पीढ़ियों में इनके विलोपित होने की संभावना अधिक रहती है। अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा किसी पादप किस्म के उपयोगी और लाभदायक गुणों को हम परिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों में इनके विलोपित होने की संभावना बनी रहती है। अतः नेक्स्ट है, पर परागण के द्वारा आने वाली पीढ़ियों में अनिश्चित, अनडिजायरेबल या हानिकारक गुण प्रविष्ट हो सकते हैं एवं इनके स्थायी तौर पर बने रहने की प्रबल संभावना रहती है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो अध्ययन करें कि सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में महत्वपूर्ण ये है कि इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपको बताए गए। तो सेल्फ पोलिनेशन का दो चीज़ों पे होती है, ऑटोगमी और गिटेनोगमी पर डिपेंड रहती है, जबकि क्रॉस पोलिनेशन जीनोगमी और हाइब्रिडिज्म पर डिपेंड करती है। इसके अलावा पौधों में कुछ इनके अडेप्टेशन है, कुछ अनुकूलन है। जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें होने वाले जो प्लांट्स हैं उनमें कई सारे अनुकूलन जैसे सेल्फ स्टेबिलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगमी, हर्कोगमी, हर्कोस्टाइली आदि विभिन्न प्रकार के अडेप्टेशन पाए जाते हैं।